हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों आज मैं डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो लेके आया हूं। जैसे उदय मलकानी ने कमेंट किया था कि सर डी एंड एफ ब्लॉक पे जो टॉपिक हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक बार बता दीजिए। तो उसी सिलसिले में मैं आज ये सारे क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि हमें पता है चैप्टर नंबर 8 है, ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम क्या है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, ये चैप्टर है। और टोटल मार्क्स कितने आएंगे, टोटल मार्क्स यहाँ से जो टोटल क्वेश्चन आएंगे मार्क्स यानी 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूरे बना लेते हो, ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन बना लेते हो, ठीक है, एक एक करके, तो पता है क्या होगा, पूरे 5 के 5 नंबर तुम गेन कर सकते हो, ठीक है। यानी 70 में से 5 नंबर तो यहां से आगे 65 और बचे। तो उसी सिलसिले में हम एक एक करके अब इस पे मेंशन करेंगे। 13 क्वेश्चन लिखे गए हैं, मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो आप भी नोट और एक नोट पैड ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, उसमें जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नोट करके और हाईलाइट कर लीजिएगा किसमें, एनसीईआरटी बुक या कोई भी रेफरेंस बुक है उसमें, ठीक है, कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। तो मैं क्योंकि आंसर्स में यहां पर लिखाने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो पहला जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को जरूर आता है। तो आपने क्या करना है, जो 3D सीरीज है, ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक किसी का भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने कुछ लिखे हैं, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, इसमें से कुछ लिखे, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा ही जाता है। और मैक्सिमम किन का पूछा जाता है, कॉपर एंड क्रोमियम का, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, कारण सही समझाइए कि डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकी गुण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइट आंकुंचन क्या होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिना इसके तो डीएफ ब्लॉक चलता ही नहीं, ठीक है। तो लैंथेनाइट आंकुंचन क्या होता है, अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं लैंथेनाइट सीरीज में, तो जो आकार होता है उसमें क्या होता है, कमी आती है। उसी आकार में जो कमी होती है उसी को बोलते हैं लैंथेनाइट आंकुंचन। तो उसके क्या क्या परिणाम है, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा है, इसको हाईलाइट कर लेना। इसके परिणाम होते हैं, तो आकार में कमी आती है, डेंसिटी में भी फर्क पड़ता है, ओके, और आयनिक रेडियस में भी फर्क पड़ता है, और ऑक्सीडेशन नंबर में भी फर्क पड़ जाता है। तो ये सब इसके परिणाम होते हैं। आपको 2-2, 3-3 लाइन में आंसर लिखने हैं, ये नहीं कि पूरा पैरा लिख देना है आपको, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या, एक्टिनाइट के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो एक्टिनाइट के कोई 2 उपयोग जल्दी से हाईलाइट कर दो बुक में। एक्टिनाइट के या लेंथेनाइट के 2 उपयोग जरूर इनको लिख लेना, ठीक है। 1 या 2 उपयोग जरूर आ जाते हैं कभी कभी, या तो लेंथेनाइट का आएगा या एक्टिनाइट का आएगा, ठीक है। उस पर बात करें, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर जरूर आता है। लेंथेनाइट में और एक्टिनाइट में 2 नंबर का, तो आपको 2 ही अंतर लिखने हैं। 2 नंबर का आ रहा है तो 2 अंतर लिखने काफी होते हैं, ठीक है। तो आप लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर लिख सकते हैं कि इसमें कहां इलेक्ट्रॉन जाता है, 4f में, और यहां कहा जाता है 5f में। ऐसे भी अंतर लिख सकते हैं आप। और भी कुछ अंतर, जैसे इसमें लेंथेनाइट आंकुंचन होता है, इसमें एक्टिनाइट आंकुंचन होता है, और जो एक्टिनाइट आंकुंचन होता है वो ज्यादा होता है, लेंथेनाइट आंकुंचन क्या होता है, कम होता है। ये भी एक लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ठीक है, संक्रमण तत्व बहुत बार पढ़ा है हमने। संक्रमण तत्व होते हैं जिनकी डी ऑर्बिटल यानी डी कक्षा पूर्ण रूप से भरी नहीं होती है ना, उन्हें बोलते हैं। और आंतरिक संक्रमण तत्व कितने कहते हैं, वह तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में जाता है, n-2 f उपकोष में जाता है, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं। और संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये डी संक्रमण करते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये डी संक्रमण करते हैं। डी संक्रमण यानी एक क्षेत्रीय अवस्था से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में इलेक्ट्रॉन ऐसे गमन करते हैं, और जब वो वापस आते हैं एनर्जी वो निकालते हैं, क्या ऊर्जा निकालते हैं, और वो ऊर्जा हमें आंखों में पड़ती है तो हमें उससे क्या दिखती है, कोई कलर दिखता है। यानी डी संक्रमण आपने लिख दिया तो आंसर काफी है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो
8th, डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? ओहो, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। या जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। और कारण भी बताओ, तो कारण क्या होता है? क्योंकि इनकी जो डी ऑर्बिटल है यानी डी कक्षक है वो पूर्ण क्या होती है? भरी होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला, संकर्ण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास ना अर्धपूरित डी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? डी कक्षक अर्धपूरित होते हैं, पूरे भरे नहीं होते हैं, यानी उनकी कक्षक बहुत खाली होते हैं डी कक्षक, तो इसलिए वो क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक बनाते हैं। इसे ध्यान देना है। ठीक है, तो और अगर आपके पास बुक है तो उसमें हाईलाइट भी करते जाओ कहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन, संक्रमण तत्व कर्णन एंथैल्पी के उच्चतम मान क्यों दर्शाते हैं? कर्णन एंथैल्पी के उच्चतम मान क्यों दर्शाते हैं? देखो ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक के एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है ना, यानी डी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके पास बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत सारे बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाएंगे तो उनका जो कर्णन एंथैल्पी का मान होता है वो ज्यादा होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वो कर्णन एंथैल्पी का मान उच्चतम इसलिए होता है क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11th देखो, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं? भाई संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण, संक्रमण धातुओं के बारे में उनके लक्षण, एक तो क्या यहीं से आंसर भी बन जाएगा। देखो, एक तो उनके कर्णन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, वो रंगीन तत्व बनाते हैं, और वो ये उत्प्रेरकी गुण भी प्रदर्शित करते हैं। देखो, हो गया नहीं हो गया? इसका आंसर तो यहीं पर मिल गया क्वेश्चन में उसका आंसर। तो कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर क्या होता है? उसी में होता है। और पवन क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर उन्हें नहीं आता है तो क्या करें? ठीक है, तो पवन जब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो पहले तो उसे अटेम्प्ट ना करें, उस वक्त पहले पेपर में देखें और पेपर में जो जो क्वेश्चन आता है पहले अटेम्प्ट करते हुए चले जाएं। ठीक है, अटेम्प्ट जो नहीं आता है उसे स्किप करना है उस वक्त। ठीक, जब आपने कंप्लीट कर दिया जो आता है, ठीक है, उसके बाद, और उसके बाद जो आ रहा है आपको नहीं आ रहा था आप उसमें गए, आपने पहले जो आते हैं वो सारे कर लिए। हाँ, अब जो नहीं आ रहा है उसमें गए आपने थोड़ा मस्तिष्क से लगाया, थोड़ा सा लगाया, थोड़ा सा उसके बारे में क्लू भी मिल गया, थोड़ा सा भी क्लू आ गया, उसके आसपास भी आंसर आ गया, तो भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तब आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो तो आपको आते हैं, और जो नहीं आते हैं उनको बाद में करना है जब आप सारे आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। फिर उसमें क्लू भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो आप शब्दों को हेर फेर करके भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यस, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन हाफ मार्क्स तो दिया जा सकता है अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी कोशिश की है। ठीक है पवन, यस। अब पहुंचते हैं हम 12th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो संक्रमण धातुओं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? अनुचुंबकीय कौन होता है? जिनमें अनुचुंबकीय वो होते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, जिनके पास अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी वो अनुचुंबकीय होंगे, और जिनके पास पता है अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है वो क्या होते हैं? वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो इसका आंसर हो गया नहीं हो गया? ये इजी है, यस। अगला, मिश्र धातु क्या होते हैं? ये लैंथेनाइट का मिश्र धातु है, लैंथेनाइट का मिश्र धातु है। इसके संघटक भी पूछे जाते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। लैंथेनाइट मिलाया जाता है, आयरन मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या क्या मिलाया जाता है ये भी पेपर में पूछा जाता है। और इसके उपयोग क्या? कवच बनाने में, जब आप लड़ाई करने जाते हो ना युद्ध में, तो देखा आपने कवच पहनते हैं, वो कवच इसी से बनाया जाता है। किससे? मिश्र धातु से। और जो लाइटर है ना, कभी आपने बीड़ी पी होगी, बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, तो उस जो लाइटर है उसमें जो फ्लिंट बनता है ना, फ्लिंट जिससे स्पार्क होता है, वो फ्लिंट भी मिश्र धातु का ही बनता है। तो फ्लिंट भी उसी से बनता है। तो आप बुक निकालना और उसमें मिश्र धातु देखना कहां पर है, उसे हाईलाइट कर देना कि इसके संघटक की क्या है, इसके संघटक क्या है। संघटक मतलब ये किस किस से मिलके बना है, ये किस किस से मिलके बना है। और इसके उपयोग मैंने 2 बता दिए। ओके, 2 से ज्यादा भी आप ज्ञान ले सकते हो। एक तो कवच बनाने में और दूसरा फ्लिंट बनाने में, लाइटर का फ्लिंट बनाने में। तो प्यारे बच्चों, कीप इन माइंड, इन क्वेश्चन को नोट कर लेना। इन क्वेश्चन से अलावा डी एंड एफ ब्लॉक में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इट्स माय गारंटी। ओके, और आपको जो भी क्वेश्चन इसके अतिरिक्त लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि सर
इसमें से अगर किसी का इसमें से आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे नहीं आ रहा है या 8th का नहीं आ रहा है, तो मैं उसको भी अगली वीडियो में लेके आऊंगा, उसके आंसर को भी। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और आप ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब मेहनत कीजिएगा, 10-10 15 घंटे। ओके, 90+ आपके मार्क्स जरूर आएंगे। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, एकदम फाड़ देना पेपर को। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद, जय भारत।